विवेक उस रात अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बाहर आंगन में उसके पिता अनुराग वर्मा की तेज़ आवाज़ गूंज रही थी। मैंने कह दिया है विवेक, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जितना सामान है उठाओ और चले जाओ। विवेक को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस पिता की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था, आज वही पिता उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। आखिर क्यों? उसे अपने घर से क्यों निकाल रहे थे? वह कुछ पल तक दरवाजे के पास खड़ा अपने पिता का चेहरा देखता रहा, फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, पापा मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। क्यों आप मुझे अपने ही घर से निकाल रहे हैं? अनुराग वर्मा ने अपनी नज़रें बेटे से हटा ली और कठोर आवाज़ में बोले, तुम्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देती, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब बहस मत करो, मैं जो फैसला कर चुका हूँ उसे नहीं बदलूंगा। विवेक की आंखें भर आईं। उसे अपनी माँ आज बहुत याद आ रही थी। अगर आज वो जिंदा होती तो ये सब ना होता। वैसे भी आज से पहले उसके पिता ने अपने बेटे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, पर आज न जाने क्यों उनको अपना बेटा चोर दिखाई दे रहा था। वह विवेक की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। विवेक ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन पापा, आप तो कहते थे कि ये घर मेरा भी है। आपने ही कहा था ना कि चाहे दुनिया कोई मेरा साथ दे या ना दे, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। फिर आज अचानक मैं आपके लिए इतना पराया कैसे हो गया? अनुराग ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उनके होंठ काँप कर रह गए। उन्होंने खुद को संभाला और बोले, बातों को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुमने मेरी जेब से 10,000 रुपये निकाले हैं और फिर झूठ भी बोल रहे हो। इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। चले जाओ विवेक। विवेक ने अपने पिता की आंखों में देखा। उसे वहाँ गुस्सा दिखाई दे रहा था, बेरुखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वह उस दर्द को नहीं देख पाया जो उन आंखों के पीछे छिपा था। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसमें कुछ कपड़े, थोड़ी सी किताबें और माँ की आखिरी निशानी के तौर पर रखा हुआ एक पुराना रुमाल था। दरवाजे तक पहुंचकर वह रुक गया। उसने पलटकर अपने पिता को देखा और कहा, आज आपने मुझे घर से निकाला है पापा, लेकिन याद रखिएगा, आज के बाद मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊँगा और मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊँगा। और एक दिन आपको मेरी ज़रूरत होगी, पर मैं नहीं आऊँगा। अनुराग वर्मा की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। विवेक ने अपने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गया। शहर की सड़कें सुनसान थीं। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। वह चलता जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है। उसके पास कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिसके घर जाकर वह रात गुजार सके। बस एक बात उसके दिल को जलाए जा रही थी, उसके अपने पिता ने उसे ठुकरा दिया था। कुछ देर बाद वह शहर के एक पुराने बस अड्डे पर जाकर एक बेंच पर बैठ गया। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार अपने आप से पूछता, क्या मैं इतना बुरा बेटा था कि मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया? सुबह होते ही उसने अपनी आंखें पोंछी और फैसला किया, अब वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वह पास की एक चाय की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, चाचा, कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए, मैं मेहनत करूँगा। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, पहले कभी काम किया है? विवेक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन सीखने में देर नहीं लगाऊंगा। दुकानदार ने कहा, सुबह 5 बजे आ जाना। बर्तन साफ करने से लेकर दुकान खोलने तक जो काम मिलेगा करना पड़ेगा। विवेक ने तुरंत कहा, मैं करूँगा। उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह अंधेरे में उठता, दुकान साफ करता, चाय के गिलास धोता, ग्राहकों को चाय देता और रात देर तक काम करता। महीने के आखिर में उसे थोड़े से पैसे मिलते और वह उन्हीं पैसों से अपना कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। ऐसी कोई रात नहीं गुजरी जब उसने अपने पिता के बारे में ना सोचा हो, पर अब ये यादें उसके पिता के लिए एक कड़वाहट बन चुकी थी। वह सोचता कि जिस पिता ने मुझे बचपन से पाला, फिर एक पल में ही मुझे चोर बनाकर घर से क्यों निकाल दिया? तो क्या वह सब एक झूठ था? जो प्यार बचपन में उन्होंने मुझे दिया, हर रात सोचो कि इस जाल में विवेक फंस कर रह जाता। समय गुजरता गया। चाय की दुकान पर काम करते हुए उसने हिसाब किताब करना सीख लिया। चाय वाला विवेक को उसकी मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं देता था। विवेक जब अपना घर छोड़कर आया था, उसे दुनिया की इस कड़वाहट और बेरहमी की कोई पहचान ही नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सब समझ आने लगा था। पर यह समय उसके लिए जलते अंगारों पर चलने जैसा था। पर अपने नाम के हिसाब से उसने अपना विवेक कभी नहीं खोया। उसने पूरे सब्र और मेहनत के साथ, वह पढ़ा लिखा था और उसने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। उसकी जान पहचान एक कपड़े वाले से हुई जिसे एक पढ़े लिखे नौजवान की ज़रूरत थी। बस ये मौका विवेक ने पकड़ लिया।
उसे एक छोटे से कपड़े के गोदाम में नौकरी मिल गई। अपनी नौकरी के पहले हफ्ते में मालिक ने उसे हिसाब किताब करने के लिए बुलाया तो जो खाता विवेक ने मालिक को दिखाया उसमें बहुत ही ज़्यादा झोलमाल किया गया था। लगभग 2 लाख रुपए की हेरा फेरी हुई थी। विवेक ने ये सब जब मालिक को दिखाया, मालिक हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने कई बार ये हिसाब देखा पर मैं यह गलती नहीं पकड़ पाया। उस रात विवेक और मालिक ने मिलकर पुराने कई सालों के सारे हिसाब खंगाल डाले तो मालिक के सामने जो रकम निकल कर आई, जो कि बड़ी सफाई के साथ हटाई जा रही थी, उसकी कीमत करोड़ों तक पहुंच गई। मालिक अपना सर पकड़ कर बैठ गए और फिर वह गुस्से में उठे। विवेक ने कहा, साहब कहाँ जा रहे हैं? मालिक बोला, मैं उस मुंशी को पुलिस के हवाले करवाऊंगा। विवेक ने कहा, पुलिस थानों के चक्कर में आप और पैसा बर्बाद कर देंगे। इससे तो अच्छा है कि अब आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका सारा नुकसान मैं पूरा कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखिए। उसके बाद विवेक के इस काम से मालिक इतना खुश हुआ, उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत देखकर, कि मालिक ने अपना गोदाम विवेक को सौंप दिया और बस महीने पर जो मुनाफा होता वह विवेक से ले लेता। लेकिन विवेक को अपना कारोबार खड़ा करना था। हालांकि विवेक अभी आलीशान ज़िंदगी जीने लगा था। गोदाम का मालिक विवेक पर पूरी तरह मेहरबान था। उसने विवेक के लिए एक बहुत अच्छी कोठी और एक गाड़ी उसको दिलाई थी। लेकिन कहीं न कहीं विवेक के मन में कुछ और ही चल रहा था। पर वह किसी के बलबूते पर नहीं, अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा होना चाहता था और अपने पिता को कुछ बनकर दिखाना चाहता था। फिर उसने गोदाम के मालिक से अपना अलग बिजनेस करने की बात कही तो गोदाम का मालिक कहने लगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी को ये काम सौंपने की सोच भी नहीं सकता। क्यों ना तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। इससे किसी तीसरे का दखल भी नहीं होगा और सारा काम भी अच्छे से चलता रहेगा। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद विवेक ने मुड़कर नहीं देखा। उसने इतनी तरक्की हासिल कर ली थी जितनी उसने कभी खुद भी नहीं सोची थी। समय गुजरा और गोदाम का मालिक भी बूढ़ा हो चला था। वह बीमार रहने लगा था। वैसे भी उसका अपनी कोई औलाद तो थी नहीं, उसकी पत्नी भी गुजर चुकी थी। इसीलिए उसने अपना सारा बिजनेस विवेक के ही नाम पर कर दिया। लेकिन विवेक ने उससे मुंह नहीं फेरा। वह हर महीने पूरा खर्च मालिक को उसके घर पहुंचा देता था, जिससे उसकी ज़िंदगी बेहतर बनी रहे। अब विवेक शहर के कपड़े की एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। उसे खुद भी नहीं पता था कि आज वह कितनी रकम का मालिक है। गाड़ी से उतरते तो ड्राइवर उसका दरवाज़ा खोल दे। उसके आगे पीछे नौकरों की भीड़ लगी रहती थी, मगर उसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा बनी रही। उसके पास पैसा था, सम्मान था, अपना बड़ा घर था, गाड़ियाँ थीं, लेकिन पिता के नाम पर उसके दिल में सिर्फ शिकायत थी। उस दिन भी वह अपनी चमचमाती हुई गाड़ी से नीचे उतरा। तभी सेक्रेटरी जल्दी से आगे बढ़कर उसका बैग उठाकर उसके पीछे चलने लगा। नेवी ब्लू 3 पीस सूट में विवेक बहुत सुंदर लग रहा था। एक रोबदार बिजनेसमैन की तरह आगे आगे चल रहा था। उसके ऑफिस में एंट्री करते ही हेलो सर की आवाज़ें उसके चारों तरफ घूमने लगती और वह बस एक बार धीरे से सबके हेलो का जवाब सिर हिलाकर दे देता और अपना सीना तान सीधा अपने केबिन में पहुंच जाता, जहां उसकी शाही कुर्सी उसका इंतज़ार कर रही होती थी। अभी वह अपने ऑफिस में जाकर बैठा ही था। उसके सामने कुछ ज़रूरी कागज़ रखे थे। तभी उसका प्रबंधन अंदर आया और बोला, सर, बाहर एक बुजुर्ग आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत देर से समझाया, लेकिन वे कह रहे हैं कि जब तक आपसे नहीं मिल लेते वापस नहीं जाएंगे। विवेक ने बिना सिर उठाए कहा, नाम क्या बताया उन्होंने? प्रबंधक ने कहा, अनुराग वर्मा। कागज़ पर चल रहा विवेक का हाथ अचानक रुक गया। उसकी सांस जैसे अटक गई। यह नाम उसके कानों से होता हुआ उसके दिमाग में एक हथौड़े की तरह लगा था। उसने धीरे से सिर उठाया और पूछा, क्या कहा तुमने? मैनेजर ने दोबारा कहा, अनुराग वर्मा। विवेक कुछ पल तक बिल्कुल शांत बैठा रहा। 12 साल बाद यह नाम उसके सामने आया था। उसने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा खुला। एक दुबला पतला झुका हुआ बुजुर्ग अंदर आया। बाल लगभग सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं और हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। विवेक ने उसे देखा और उसकी आंखें पहचानने में एक पल भी नहीं लगी। वह उसके पिता थे, अनुराग वर्मा। मगर विवेक अपनी कुर्सी से नहीं उठा। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, बैठ जाइए। अनुराग धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। आखिर विवेक ने कहा, बहुत साल लग गए पापा आपको मेरे पास आने में। अनुराग ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। विवेक की आवाज़ में वर्षों की जमा हुई शिकायत बाहर आने लगी। आपको याद है पापा, जब आपने मुझे घर से निकाला था
उस रात मैं बस अड्डे की बेंच पर सोया था। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मैंने कितनी रातें भूखे पेट गुजारी। आपको पता है, कभी सोचा आपने कि आपका बेटा कहाँ है, किस हाल में है? अनुराग चुपचाप उसकी बातें सुनते जा रहे थे। विवेक ने आगे कहा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ आपका प्यार मांगा था, लेकिन आपने वह भी छीन लिया। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो आपको मेरी याद आ गई। अनुराग ने धीरे से कहा। विवेक ने तुरंत रुकते हुए कहा, नहीं पापा, आज मुझे बोलने दीजिए। 12 साल तक मैंने आपको सोचा है, आज आप मेरी बात सुनिए। आपने मुझे कहा था कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आपने मुझे निकाल दिया था। मैं तब बच्चा था पापा। मैं रात भर रोता रहा था। मैं सोचता रहा कि मेरा अपना पिता मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकता है। अनुराग की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। विवेक हंस पड़ा, मगर उस हंसी में दर्द था। तो फिर क्या किया था आपने? प्यार तो था तो घर से क्यों निकाला? चिंता थी तो एक बार पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? मैं मर जाता तो क्या आपको पता चलता? अनुराग ने अपना सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपने पुराने थैले से एक मोटी सी फाइल निकाली और मेज पर रख दी। विवेक ने उसे देखकर कहा, अब ये क्या है? कोई नई सफाई? अनुराग ने कहा, सफाई नहीं है बेटा, तुम्हारे उन 12 सालों का सच। अनुराग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बस एक बार ये फाइल खोल कर देख लो। उन्होंने एक पुरानी फाइल उसके सामने रख दी। विवेक ने फाइल को देखते हुए कहा, यह नाटक किस लिए है? अब किन चीज़ों पर मेरे दस्तखत कराने आए हो? अनुराग ने कहा, मुझ पर भरोसा मत करो, लेकिन इन कागजों पर तो कर सकते हो। इन्हें बस एक बार पढ़ लो। विवेक ने गुस्से में फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर उसके पिता द्वारा तैयार किए गए संपत्ति के दस्तावेज थे। घर और फैक्ट्री के कागज उसके नाम पर थे। आगे एक कानूनी दस्तावेज था जिसमें साफ लिखा था कि विवेक के बालिग होने के बाद उसके पिता की सारी संपत्ति का अंतिम वारिस विवेक ही होगा। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसकी आवाज़ साफ सुन सकता था। उसके बाद अनुराग ने बोलना शुरू किया, बेटा, ये घर और ये फैक्ट्री मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। तुम्हारे दादा ने हम दोनों भाइयों को अपनी संपत्ति में बराबर हिस्सा दिया था। हमारी पुरानी हवेली मेरे पिताजी ने बेच दी थी और हम दोनों भाइयों को बराबर हिस्सा बांट दिया था, जिससे मैंने अपना घर खरीदा और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, जिसे आगे चलकर मैंने एक फैक्ट्री बना ली थी। ये घर और फैक्ट्री तुम्हारे चाचा अनुज की नहीं थी, जबकि तुम्हारे चाचा ने अपने पैसे को बर्बाद कर दिया था। फिर एक दिन वह मुझसे काम मांगने आया। मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, पैर पड़ने लगा। मैं क्या करता? मेरा छोटा भाई था। मैंने सोचा इतने लोग मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, ये भी कर लेगा तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। पर मैं उसके इरादे नहीं समझ पाया था। धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा हो गया, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। अनुराग की आवाज़ भारी हो गई। एक दिन शाम को फैक्ट्री से लौटते समय मुझे याद आया कि कुछ ज़रूरी कागज़ वहीं रह गए हैं। मैं वापस फैक्ट्री पहुंचा तो अंदर से कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुना तो वह तुम्हारे चाचा अनुज की आवाज़ थी। उसके साथ 3-4 लोग और थे जो फैक्ट्री में ही काम करते थे। वे लोग तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। योजना ऐसी थी कि तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाए और इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाए। उसके बाद मुझे फंसाकर इतनी बड़ी सज़ा दिलवाई जाती कि मैं ज़िंदगी भर जेल से बाहर ना आ पाता, और तुम्हारे बाद यह सारी संपत्ति बड़ी सफाई से तुम्हारे चाचा के हाथ में चली जाती। विवेक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अनुराग ने कहा, मैं ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। मैंने तुम्हारे चाचा को ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया कि मुझे उसकी साजिश का पता चल गया है। उसी रात घर पहुंचकर मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं चाहता था कि तुम्हें अपने से बहुत दूर भेज दूं। अगर मैं तुम्हें किसी रिश्तेदार के घर भेजता तो वहाँ भी खतरा था, क्योंकि तुम्हारा चाचा तुम्हारी जान का दुश्मन था। वह तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ सकता था। मैंने सोचा जब तुम रात के अंधेरे में खुद ही कहीं चले जाओगे तो शायद कोई तुम तक नहीं पहुंच सकेगा, इसीलिए मुझे यही रास्ता सही लगा। विवेक यह सब सुनता जा रहा था और उसका बदन ऐसे कांप रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन हिल रही हो। उसने फाइल को फिर से देखा और मन ही मन सोचा, अगर पिताजी झूठ बोल रहे होते तो ये इतने पुराने कागज़ झूठ नहीं बोल सकते। इन पर अदालत की मोहर है। यह वसीयत झूठी नहीं हो सकती। यह उस सच की गवाही है जिसे मैं इतने सालों तक समझ ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पिता से पूछा, तो आप मुझसे सच भी तो बता सकते थे।
हम दोनों मिलकर कोई योजना बना सकते थे। अनुराग ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, तुम्हें बताना सही नहीं था। गलती से भी अगर तुमने अपने किसी दोस्त या किसी और से इस बात का जिक्र कर दिया होता तो फिर कुछ भी हो सकता था। मैं किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं चाहता था। उस वक्त मैं इतना घबरा गया था कि मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं था जिससे मैं इस बात का जिक्र कर सकूं। मेरा भरोसा दुनिया से उठ चुका था। मुझे सही यही लगा कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। अनुराग की आवाज़ भर्रा गई। और एक सच्चाई ये भी है कि मैंने तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ा था। उस रात भी मैं तुम्हारा पीछा करता रहा था जब तुमने चाय की दुकान पर काम किया, जब तुमने गोदाम में काम करना शुरू किया। मैं तुम्हारी हर रोज़ खबर लेता था। ऐसी कोई रात नहीं गुजरी बेटा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, तुम्हारी याद में मेरा दिल ना तड़पा हो, मेरी आंखें ना रोई हों। मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया था। मैं अकेले कैसे रह सकता था? मैं अब किसके लिए कमाता, क्या करता? अनुराग ने आंसू पोंछे और कहा, मैंने फैसला किया था कि 1 हफ्ते के अंदर बड़ी खामोशी के साथ अपने दोस्तों के जरिए अपनी फैक्ट्री का सौदा कर दूं, और मैंने ऐसा ही किया। ये काम इतनी खामोशी से हुआ कि तुम्हारे चाचा को इसकी भनक तक नहीं लगी। फैक्ट्री से जो पैसा आया वह मैंने बैंक खाते में डाल दिया था, जिसका आज तक किसी को पता नहीं। इतना कहकर अनुराग ने अपने पुराने थैले से एक बहुत पुरानी पासबुक निकाली जिसमें बिकी हुई फैक्ट्री की सारी रकम मौजूद थी। उन्होंने वह पासबुक विवेक के हाथ में देते हुए कहा, बस मैं तुम्हें ये अमानत और यह सच्चाई देने आया था। उम्मीद करता हूँ तुम अपने पिता को माफ़ कर दोगे। विवेक के हाथ से पासबुक छूटते छूटते बची। उसके पिता ने अपना बूढ़ा और सूखा हुआ हाथ बढ़ाया और विवेक के सर पर रख दिया और विवेक को दुआएं देने लगे। धीरे धीरे अनुराग वर्मा वापस जाने के लिए मुड़े। विवेक अपनी जगह तब भी स्तब्ध खड़ा, आंखों से आंसू बहा रहा था। धीरे धीरे चलकर जैसे अनुराग दरवाजे तक पहुंचे, एकदम से विवेक अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप गलत नहीं थे, मैं ही आपको नहीं पहचान सका। हाँ, मैंने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत सोचा था कि आखिर एक पिता इतना कठोर कैसे हो सकता है, पर उसके बाद मेरे दिल में आपके प्रति इतनी नफरत भर गई थी कि मैं सच जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उसने अपने पिता की बूढ़ी टांगों को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था। तभी अनुराग वर्मा ने धीरे से झुककर उसको उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद दोनों पिता और बेटा मिलकर खूब रोए, जैसे इतने सालों में पुराने दिलों का पुराना मैल और जुदाई का दर्द आंखों से सैलाब बनकर वह निकल रहा हो। आप मेरे दुश्मन नहीं थे, मेरे सबसे बड़े रक्षक थे, और मैंने आपको ही गलत समझ लिया। अनुराग ने बेटे को कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस अब मुझे अपने दिल से मत निकालना। विवेक ने उन्हें कसकर सीने से लगा लिया और कहा, अब ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए पापा, मैं आपको खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद विवेक ने अपने पिता का सबसे अच्छा अस्पताल में इलाज कराया और उन्हें अपने साथ रखा। बरसों बाद एक पिता और बेटे के बीच की वह दीवार टूट चुकी थी जिसे गलतफहमी ने खड़ा कर दिया था। विवेक को आखिरकार समझ आ गया था कि कभी कभी किसी अपने का कठोर फैसला नफरत की वजह से नहीं बल्कि उस प्यार की वजह से होता है जिसे शब्दों में कह पाना संभव नहीं होता।